Good morning everyone. As you know that we are discussing some important elements of English grammar. Guys, पिछले सेशन में हमने प्रेपोजिशन तक कवर कर लिया था। मैंने आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताया था। आई होप आपको प्रेपोजिशन समझ में आया होगा और मैंने आपको इसके टाइप्स भी बताए थे, इसके काइंड्स भी बताए थे। गाइस, अभी सारी चीज़ों को आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन के रूप में लेना है। आपको ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। अभी आपको केवल शब्द पहचानना आना चाहिए। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लाएंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए गाइस, कंजक्शन हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हमारे एग्जाम में कंजक्शन से रिलेटेड एरर्स आते हैं, नहीं तो उसमें हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। गाइस, कंजक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इसीलिए गाइस हमारे लिए कंजक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसकी डेफिनेशन गाइस कुछ इस तरह से होती है। ए कंजक्शन इज अ वर्ड, एक शब्द होता है दैट इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए, टू वर्ड्स, दो शब्दों को, फ्रेजेस, वाक्यांशों को, या फिर क्लॉजेस, दो उपवाक्य को। गाइस, फ्रेजेस मीन्स होता है हमारा वाक्यांश, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि एक ऐसा शब्द समूह जो हमें सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। एक कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉजेस। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जिसका यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है दो शब्दों को जोड़ने में, या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ने में, या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ने में। गाइस, जैसा कि हमें पता है फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। फ्रेज हम उसे कहते हैं, ऐसा शब्द समूह होता है जो हमें अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है। इसको हम किस तरह से जोड़ते हैं, पहले हम ये सीखते हैं कि हम दो वर्ड्स को किस तरह से जोड़ते हैं। देखिए गाइस, जैसा कि हमें पता है एंड हमारा एक कंजक्शन होता है। हमने इससे दो वर्ड्स जोड़ दिए, राम एंड श्याम, ये हमारा क्या है, कंजक्शन। अब गाइस, फ्रेजेस जैसे कि मैंने लिखा द मैन इन द ब्लू, इसका मतलब ये है गाइस कि नीले कपड़े पहने हुए एक आदमी। इसका गाइस मीन्स तो निकल रहा है लेकिन पूरा मीन्स नहीं निकल रहा। नीले कपड़े पहने हुए आदमी मतलब क्या, पूरा मीन्स नहीं निकल रहा है, इसलिए ये जो होता है ये हमारा फ्रेज होता है। गाइस देखिए, सेंटेंस एंड फ्रेज एंड क्लॉज में थोड़ा डिफरेंस होता है। गाइस देखिए, सेंटेंस के तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक शब्द समूह को हम सेंटेंस तभी कहते हैं जब उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, लेकिन ऐसा शब्द समूह जिसका हम मीन्स तो निकालते हैं लेकिन पूरा मीन्स नहीं निकलता है। दूसरी बात, जितने भी हमारे फ्रेजेस होते हैं मोस्टली क्या होता है, इनमें वर्ब नहीं होती है, इसीलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे, हम इसे फ्रेज कहेंगे। अब बात आती है फ्रेज को जोड़ने की, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सन एंड इन रेन। गाइस, ये हमारा एक फ्रेज होता है और इसमें जो एंड है ये हमारा कंजक्शन, इन सन एंड रेन, धूप में एंड बारिश में। अब गाइस, क्लॉजेस क्या होते हैं हमारे, हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई नो दैट यू आर ए लॉयल। इस सेंटेंस में गाइस इधर आप देखिए, ये जो आई है ये सब्जेक्ट है एंड ये जो नो है ये हमारी फाइनाइट वर्ब। गाइस, टेंसेस में जितने भी वर्ब्स यूज होती हैं वो सारी हमारी फाइनाइट वर्ब्स ही होती हैं। इसका एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट एंड वर्ब है, एंड इधर भी देखिए आप, इसका भी एक अलग सेपरेट एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब।
गाइस ये जो आर है हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, मैंने आपको बताया था। ये लॉयर है, कोई मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, इसलिए यही हमारी मेन वर्ब है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे ये जो दैट है ये हमारा कंजक्शन है। गाइस ये भी हमारा क्लॉज है एंड ये भी हमारा क्लॉज है। गाइस देखिए सेंटेंस एंड क्लॉज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम एक सेंटेंस देखेंगे तो उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है एंड एक ही वर्ब होती है, लेकिन गाइस जो क्लॉज होते हैं वो सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस होता है, यानी कि इसमें 2 सब्जेक्ट होंगे एंड 2 वर्ब होंगे। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं एंड एक से ज़्यादा वर्ब होगी, उससे हम क्लॉज कहते हैं। सेंटेंस जो होता है उसमें केवल एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होते हैं, लेकिन क्लॉज जो होते हैं वो सेंटेंस के अंदर डाला हुआ एक सेंटेंस होता है, इसीलिए हम इन दोनों को क्लॉज कहते हैं। आगे देखते हैं गाइस, अगर मैं लिखूं राम इज पुअर yet he is honest। इस सेंटेंस में गाइस आप देखिए राम है ये हमारा सब्जेक्ट है एंड इज है ये हमारी वर्ब है, इधर भी ये हमारा सब्जेक्ट है एंड इज हमारी वर्ब है, एंड ये जो येट है ये हमारे यहाँ पे कंजक्शन है। तो गाइस हमारा ये पार्ट भी क्लॉज है एंड ये पार्ट भी हमारा क्लॉज है। इसका एक अलग सेपरेट एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब है, इस सेंटेंस में भी इस क्लॉज में भी एक अलग सब्जेक्ट एंड वर्ब है, इसीलिए ये हमारा क्लॉज है। एक और सेंटेंस में लिखूं आई विल कम whenever you invite me। इसमें भी देखिए गाइस ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा पूरा वर्ब फ्रेज है। हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब को हम एक साथ वर्ब फ्रेज कहते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है एंड ये हमारी वर्ब है, और ये जो whenever है ये हमारा कंजक्शन एंड गाइस ये दोनों हमारे क्लॉज है। गाइस देखिए अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझनी है तो ये जो छोटे छोटे हमारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि वर्ड्स हो गया, वर्ड्स तो सबको पता है क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। जो फ्रेजेस होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से जानेंगे। जैसे गाइस अगर मैं लिखूं द गर्ल प्लेइंग देयर, यानी कि वहां खेलती हुई लड़की। गाइस ये जो है ये हमारा एक फ्रेज है, इसको हम फ्रेज कहेंगे। यहाँ पे ये जो प्लेइंग है ये गाइस वर्ब नहीं है, ये इसका मतलब है वहाँ खेलती हुई लड़की, ये लड़की की विशेषता बता रहा है। आपको याद होगा गाइस मैंने आपको एडजेक्टिव जब पढ़ाया था तब मैंने आपको जीरेंड के बारे में बताया था। तो ये जीरेंड फॉर्म में ये हमारा यहाँ पर प्लेइंग हमारी वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव है, वहाँ खेलती हुई लड़की, इसीलिए ये हमारा फ्रेज है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि द गर्ल प्लेइंग देयर इज माई सिस्टर, तो जो इज है वो वहाँ पर वर्ब होगी एंड द गर्ल प्लेइंग देयर ये हमारा वहाँ पे सब्जेक्ट होगा। हम उसे तो सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन अगर इतना लिखा है द गर्ल प्लेइंग देयर ये हमारा एक फ्रेज होगा। उसी तरह से गाइस हमारे क्लॉज भी होते हैं। अगर एक सेंटेंस है उसमें 2 सब्जेक्ट एंड 2 वर्ब होते हैं तो हम उसे क्लॉज कहते हैं जनरली। क्लॉज का जो गाइस हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उपवाक्य। क्लॉज का मीन्स होता है गाइस उपवाक्य। तो आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि सेंटेंस क्या होता है, उसका एक सब्जेक्ट होता है एंड उसकी एक वर्ब होती है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। एंड फ्रेज क्या होता है, जो हमें सेंस तो देता है लेकिन हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है, और जनरली फ्रेज में क्या होता है वर्ब्स नहीं होते हैं। एंड जो क्लॉजेस होते हैं वो सेंटेंस के अंदर एक डाला हुआ सेंटेंस होता है। गाइस कभी कभार आपके सामने कुछ इस तरह की भी सिचुएशन आएगी, जैसे कि मैं लिखूं शी कांट
come today because she is ill. एंड दूसरा सेंटेंस लिखो, she can't come today because of her illness. दोनों सेंटेंस का मीन्स गाइस एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि गाइस ये वाला सेंटेंस देखिए, इसमें ये जो बिकॉज है ये हमारा यहाँ पे कंजक्शन है, सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है, एंड इधर भी शी हमारा सब्जेक्ट है एंड कांट हमारी वर्ब है। लेकिन गाइस ये जो नीचे वाला सेंटेंस है इसमें ये जो बिकॉज है ये हमारा कंजक्शन नहीं है। अब गाइस आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके साथ ऑफ आ गया। गाइस जब भी किसी कंजक्शन के साथ हमें प्रेपोजिशन कोई एलिमेंट दिख जाता है, कभी कभार गाइस क्या होता है हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंजक्शन दिखती हैं लेकिन कंजक्शन वो होती नहीं है। जब भी गाइस आपको कोई भी शब्द कंजक्शन लगे तो आप उसके आसपास देखिए ऐसा कोई वर्ड जो प्रेपोजिशन का एलिमेंट हो। जब कंजक्शन में कोई प्रेपोजिशन का एलिमेंट आ जाता है तो फिर वो कंजक्शन नहीं रहता, वो हो जाता है हमारा फ्रेज प्रेपोजिशन। गाइस प्रेपोजिशन को भी पढ़ाते वक्त जब मैंने आपको फ्रेज प्रेपोजिशन के बारे में बताया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सिंगल बिकॉज है तो वो हमारा कंजक्शन होता है, लेकिन अगर बिकॉज के साथ ऑफ लगा दिया जाए तो वो हमारा फ्रेज प्रेपोजिशन हो जाए। ऐसे एरर्स गाइस आपके सामने बहुत बार आते हैं, तब आपको ये पहचानना होता है कि जो वर्ड है वो क्या है। अब जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, दे हैव टू सफर ड्यू टू देयर पॉवर्टी। इस सेंटेंस में गाइस अगर पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए ये ड्यू टू क्या है तो मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट्स यही जवाब देते हैं कंजक्शन है, लेकिन नहीं गाइस ये ड्यू टू हमारा कंजक्शन नहीं है, ये हमारा फ्रेज प्रेपोजिशन है। अब जैसे गाइस अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग ही फेल्ड। इस सेंटेंस में भी गाइस ये जो इन स्पाइट ऑफ है ये हमारा कंजक्शन नहीं है। गाइस देखिए इन क्या होता है हमारा प्रेपोजिशन होता है एंड ऑफ भी हमारा प्रेपोजिशन होता है। जब भी गाइस आपको कंजक्शन जैसी कोई चीज़ दिखती है और उसमें अगर प्रेपोजिशन का कोई एलिमेंट आ जाता है तो उस टाइम पर ये हमारा फ्रेज प्रेपोजिशन होता है। जब भी गाइस आपको ऐसा कोई वर्ड जो में कंजक्शन लगे तो आप जरा उसके आगे पीछे देख लीजिए, उस सेंटेंस का मीन्स निकाल लीजिए, उसके बाद आप बताइए कि वो क्या है, वो फ्रेज प्रेपोजिशन है या फिर वो कंजक्शन है। गाइस अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड he failed। तो गाइस इस सेंटेंस में जो इन स्पाइट ऑफ है ये हमारा कंजक्शन नहीं है। गाइस देखिए इन जो होता है वो भी हमारा प्रेपोजिशन होता है एंड ऑफ होता है ये भी हमारा प्रेपोजिशन होता है, इसीलिए गाइस ये हमारा फ्रेज प्रेपोजिशन है। देखिए गाइस अगर कोई ऐसा वर्ड जो आपको कंजक्शन दिखता है तो आप उसके आगे पीछे जरा देख लीजिए, अगर उसमें कोई प्रेपोजिशन का एलिमेंट आ जाता है तो वो हमारा फ्रेज प्रेपोजिशन होता है, हमारा कंजक्शन नहीं होता है। इसको पहचानने की यही ट्रिक होती है गाइस। कभी कभार ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनमें कंजक्शन लगते हैं लेकिन वो कंजक्शन नहीं होते हैं। किसी भी सेंटेंस में गाइस किसी भी वर्ड का फंक्शन क्या है इसके अकॉर्डिंग हम उसे बोलते हैं कि हमारा प्रेपोजिशन है या फिर ये हमारा कंजक्शन है। गाइस अब हम बात कर लेते हैं काइंड्स
कंजक्शन। गाइस देखिए, अगर हम कंजक्शन के काइंड्स की बात करें तो गाइस जो हमारे मेन काइंड्स होते हैं वो दो ही होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लेकिन गाइस अगर आप चाहें तो आप इसकी थर्ड कैटेगरी भी हम बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। गाइस मेन हमारे यही दो होते हैं, लेकिन हम एक थर्ड भी पढ़ते हैं, वो होता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। गाइस इसे हम डबल कंजक्शन भी कहते हैं। गाइस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, these conjunctions are used to make compound sentences. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो जब भी किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। हमेशा गाइस इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर कोई कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग है और वो किसी सेंटेंस में आया है तो वो मोस्टली हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? दीज कंजक्शन आर used to make complex sentences. गाइस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में गाइस सबऑर्डिनेट कंजक्शन आता है तो वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है गाइस। और जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं ये दोनों सेंटेंसेस बनाते हैं, बोथ compound and complex. Guys, काइंड्स ऑफ जो कंजक्शन होते हैं वो मेन तो हमारे टू ही होते हैं, कोऑर्डिनेटिव एंड सबऑर्डिनेटिव। लेकिन हम तीसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं कि कोरिलेटिव जैसी कंजक्शन कुछ होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? ये कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। अभी गाइस अभी तक हमारी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को देखकर कंजक्शन अगर उसमें आता है तो उस पर बेस्ड हम ये बता सकते हैं कि जो सेंटेंस हमारा कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स। वो आगे चल के मैं भी आपको बताऊंगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? ऐसे कंजक्शन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। एंड जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं वो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पर गाइस आपको एक बात याद रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में कंजक्शन आता है तो फिर वो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं। गाइस हमने सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन ये पढ़ी होती है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन गाइस अगर सेंटेंस के अंदर कभी कभार क्या होता है, एक सब्जेक्ट होगा एंड एक ही वर्ब होगी, लेकिन उस सेंटेंस में कभी अगर कंजक्शन आ जाए तो वो हमारा फिर सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। अगर हमें कभी भी किसी सेंटेंस में कोई कंजक्शन दिख जाता है तो पहली बात वो सेंटेंस कभी सिंपल नहीं हो सकता। दूसरी बात, कुछ कंजक्शन हमारे कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखता है तो वो हमारा सेंटेंस कंपाउंड होगा। अगर हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखता है तो वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कभी कभार गाइस आपको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं कि कुछ ऐसे हमारे कंजक्शन होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस भी बनाते हैं एंड वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाते हैं, वो आगे की बात है। एंड जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं इन पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, हमारे मेन यही दो होते हैं। बस इतना जान लीजिए, कोरिलेटिव जो कंजक्शन होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस भी बनाते हैं एंड वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाते हैं। गाइस अब हम जान लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। देखिए गाइस अगर आप चाहें
तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आगे 4 कैटेगरीज कर सकते हैं, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, दीज कंजक्शन आर यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। गाइस कुछ एग्जांपल्स होते हैं इसके, जैसे कि एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। गाइस ये जो नॉट ओनली एंड बट आल्सो, बोथ एंड, जो जोड़े में कंजक्शन होते हैं ये हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन भी बोल सकते हैं इनको। बट, येट, नेवरदलेस। नेवरदलेस मीन्स होता है गाइस तदापि। इसके अलावा हमारा होता है सो, देयरफॉर, एल्स भी होता है गाइस इसमें हमारा, आइदर और भी होता है, नाइदर नॉर भी होता है, अदरवाइज भी इसमें आ जाता है, सो भी आ जाता है, देयरफॉर भी आ जाता है। सो गाइस ये हमारे कुछ होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि मोस्टली कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। एंड हो गया, बोथ एंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, बट, येट, नेवरदलेस, सो, देयरफॉर, एल्स, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, सो, देयरफॉर। मैंने शायद 2 बार लिख दिया, हाँ एक ही बार। तो गाइस ये क्या होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। अगर आपको कभी भी किस सेंटेंस में इनमें से कोई कंजक्शन आपको दिखता है तो आप जान लीजिएगा कि वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए। अभी गाइस हमारी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि हम सेंटेंस को देखकर कंजक्शन के बेस्ड पे हम उसको बता सके कि सेंटेंस हमारा सिंपल है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड नंबर पे गाइस हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। इसकी डेफिनेशन गाइस कुछ इस तरह से होती है, दीज कंजक्शन are used in complex sentences. यानी कि ऐसे कंजक्शंस जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं गाइस। बहुत से ऐसे कंजक्शन होते हैं जो अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। इसके भी एग्जाम्पल होते हैं गाइस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे कि आफ्टर, एज, ऑल्दो, एज इफ भी होता है एक हमारा। इसके अलावा हमारा एज फार एज, इसके अलावा हमारा एज लॉन्ग एज भी होता है, एज सून एज भी होता है। इसके अलावा हमारा बिफोर भी होता है, बिकॉज भी होता है, हमारा इफ भी होता है, इवन इफ, एवरी टाइम, हु, वेयर हो गया, वेयर एवर हो गया। इसके अलावा हमारा व्हेन हो गया,
whenever हो गया, till, until, unless, in order that। इसके अलावा हमारा so that हो गया, since हो गया, और ऐसे बहुत से कंजक्शन होते हैं जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। गाइस सारे तो मैंने नहीं लिखे हैं, पर और जो होते हैं उन्हें हम आगे सेंटेंस में कवर कर लेंगे। आफ्टर गाइस ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। एज, ऑल्दो, एज इफ, मानो इसका मतलब होता है एज फॉर एज जहाँ तक, एज लॉन्ग एज जब तक, एज सून एज जैसे ही, बिफोर पहले आपको पता होगा, बिकॉज क्योंकि, इफ, इवन इफ, एवरी टाइम, हु, वेयर, वेयर एवर, वेन, वेन एवर, टिल, अनटिल, अनलेस, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, सिंस, एक्सेट्रा, ये सारे गाइज हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। अब गाइज आपके मन में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनको हम कहते क्या है, मतलब ये होते क्या है। तो गाइज अभी मैं आपको बताऊंगी कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। गाइज अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, शी इज हार्ड वर्किंग but not honest, क्योंकि गाइज इस सेंटेंस में आप कंजक्शन देखिए, ये हमारा बट। दूसरी बात करें, इसमें ये जो सी है ये हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है, एंड ये जो हार्ड वर्किंग है ये हमारा एडजेक्टिव है, मेहनती। ठीक है, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं। उसके अलावा ये जो ऑनेस्ट है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। एक और बात गाइस, हार्ड वर्क ये हमारा नाउन होता है, वर्क हार्ड ये गाइस हमारी वर्ब होती है, एंड हार्ड वर्किंग, मेहनती ये हमारा एडजेक्टिव होता है। गाइस ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जो नाउन होते हैं, एंड उन्हीं टाइप्स के कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे वर्ड्स होते हैं। जैसे गाइस यही वर्ड है हार्ड वर्क एंड वर्क हार्ड, सेम ही मीनिंग है दोनों का, लेकिन गाइस हार्ड वर्क है ये हमारा नाउन होता है, लेकिन जो वर्क हार्ड होता है ये हमारा वर्ब होता है। इसी तरह गाइस अगर आपने नोटिस किया हो तो एक होता है एडवाइस, ये गाइस हमारी नाउन होती है, एंड ये एक होता है एडवाइस, ये हमारी वर्ब होती है। अगर हम इस सेंटेंस में नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में हमें अलग से एक वर्ब लगानी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ सी गेव मी एडवाइस, तो गाइस ये जो एडवाइस है यहाँ पे हमारा नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पे गेव लगाया है। लेकिन अगर केवल हमें ये कहना हो कि उसने मुझे सलाह दी तो ही एडवाइस मी, हम इतना भी बोल सकते हैं, तो उस टाइम पर हमें इस वाले एडवाइस का यूज़ करना होगा। लेकिन अगर हम गेव एडवाइस का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर हमें इस वाले एडवाइस का यूज़ करना होगा। गाइस कभी कभार क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स तो बोलते हैं कि उन्हें वोकेब याद नहीं होता, वोकेबलरी कैसे याद करें। गाइस हम किसी भी वर्ड को पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंस से हमें उसे देखना चाहिए कि आखिर ये है क्या, इसका मीन्स क्या है, और हम इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम केवल इसको यूज़ नहीं कर सकते सेंटेंस में अगर हमें ये कहना हो कि ही एडवाइज मी, ओके गाइस, तो गाइस हम इस वाले एडवाइस का नहीं बल्कि इस एडवाइस का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारी वर्ब होती है। अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमें इसका यूज़ करना ही है तो हमें अलग से एक वर्ब लगानी पड़ेगी, सी गेव मी एडवाइस, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। इसी तरह गाइस आप पढ़ते होंगे एक बात होता है, बात ये गाइस हमारा नाउन होता है, एंड बात ये हमारे वर्ब होती है। इसीलिए गाइस सेंटेंस में अगर बात नहाने की बात होती है तो हम इस मीनिंग का यूज़ करते हैं, ना कि इस मीनिंग का। ये बातें गाइस हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। गाइस कभी कभी क्या होता है, इस टाइप से कुछ वर्ड आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन गाइस अगर आपको कहीं जैसे बुक्स वगैरह होती हैं, डिक्शनरी वगैरह में आपको गाइस ऐसे मीनिंग कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे कि कोई वर्ड होगा उसके सामने नाउन लिखा हो तो वो नाउन होता है, के सामने अगर वी बना तो वो हमारा मोस्टली वर्ब होता है। इस बात को हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गाइस इन्हीं पर हम बहुत सी मिस्टेक्स कर देते हैं सेंटेंस बनाते वक्त। क्या होता है कभी कभी हमें अगर नहाने के लिए बात का यूज़ करना तो कभी कभार हम ये यूज़ कर देते हैं, जबकि अगर हम वर्ब के रूप में इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा गलत होगा। लेकिन अगर हमें इसका यूज़ करना है तो हम एक दूसरी वर्ब लगाएंगे, टेकन लगा सकते हैं, टेकन बात। लेकिन अगर केवल हमें बात लिखना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, ना कि इसका।
ये गाइस हमारी छोटी छोटी बातें होती हैं। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि कंजक्शन। देखिए सी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हमारी इज वर्ब है, हार्ड वर्किंग ये हमारा एडजेक्टिव है, एंड ऑनेस्ट है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। दूसरी बात गाइस ये हमारा यहाँ पे कंजक्शन है, और अगर हमें ये पता है ये हमारा कंजक्शन है, ये हमारा एक और बात कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये जो हमारा सेंटेंस हुआ ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ। कंपाउंड सेंटेंस को देखते हुए आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि यहाँ पे जो बट नॉट ऑनेस्ट है, तो बट के बाद यहाँ पे सी इज छुपा हुआ है कि वह मेहनती तो है लेकिन वह ईमानदार नहीं है। तो यहाँ पे जो सी इज है ये यहाँ पे छुपा हुआ होता है। गाइस कंपाउंड सेंटेंस की खासियत ये होती है कि कंपाउंड सेंटेंस में जो भी सेंटेंस हम कंजक्शन से जोड़े जाते हैं उन दोनों सेंटेंस का अलग अलग प्रॉपर मीन्स निकलता है। शी इज़ हार्ड वर्किंग, वह मेहनती है। शी इज़ नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। इन दोनों का मीन्स निकल रहा है, इसे वो हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे मैं सेंटेंस लिखूंगा, द चाइल्ड इज हंग्री so he is crying। गाइस इस सेंटेंस चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये जो सो है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसीलिए जो सेंटेंस हुआ ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ। तो गाइस हमें कुछ कंजक्शन जैसे कि अभी मैंने जो एग्जांपल दी हमें याद रखनी चाहिए ताकि हम बता सकें कंजक्शन पर बेस्ड सेंटेंस को कि जो सेंटेंस है हमारा कैसा है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक और बात गाइस, जितने भी हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो सारे हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का गाइस मतलब ये होता है कि उन्हें अपना मीन्स निकालने के लिए किसी और सेंटेंस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती है, उनका मीन्स खुद निकलता है। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख लीजिए, द चाइल्ड इज हंग्री, बच्चा भूखा है, एंड सो ही इज क्राइंग, इसीलिए वह रो रहा है। गाइस जितने भी कंपाउंड सेंटेंस होंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते, उनका अर्थ स्वयं ही निकलता है। अगर इसी तरह से एक और मैं सेंटेंस लिखूंगा, शी इज not only a dancer but also a singer। यानी कि वह नृत्यांगना ही नहीं बल्कि एक गायिका भी है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ। अब गाइस इसमें हमें पता है नॉट ओनली है, जो बट आल्सो आया है, ये दोनों हमारे कंजक्शन है, एंड ये दोनों कंजक्शन हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब ये दोनों एक जोड़ा ही होता है। नॉट ओनली एंड बट आल्सो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, इसीलिए ये जो सेंटेंस हुआ ये सेंटेंस भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस। गाइस अब अगर चाइल्ड वाला जो मैंने सेंटेंस लिखा था, इसी सेंटेंस को मैं उल्टा करके लिखूं, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री। इस सेंटेंस में भी गाइस देखिए, ये भी सेंटेंस है, ये भी इधर एक क्लाउज है, ये बीच में हमारा जो बिकॉज जुड़ा हुआ है ये हमारा कंजक्शन है, एंड ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसीलिए जो सेंटेंस होगा ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिखता है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है।
यहाँ ध्यान रखने की बात गाइस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि सेंटेंस वही है, मतलब भी सेंटेंस का वही है, लेकिन हमने सेंटेंस को यूज़ किस तरह से किया है, सेंटेंस में कंजक्शन का यूज़ किस तरह से किया है, उस हिसाब से हम बताएंगे सेंटेंस हमारा कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने लिखा था गाइस द चाइल्ड इज हंग्री सो ही इज क्राइंग, उसमें हमने सो कंजक्शन का यूज़ किया था, इसीलिए वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड था। लेकिन ये जो सेंटेंस है मीन्स दोनों का एक ही है, लेकिन आप ये बात देखिए गाइस कि हमने किस तरह से अलग अलग कंजक्शन का यूज़ करके इनको हमने अलग अलग सेंटेंस बना दिया। वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड था, ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब गाइस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी समझना बहुत ही ईजी होता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। जो गाइस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इनके गाइस दो एलिमेंट होते हैं, वन होता है प्रिंसिपल, इसको मेन भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द मेन क्लास, एंड सेकंड होता है हमारा वन मोर देन वन, ये होता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए वो हमारा अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें हमारे दो एलिमेंट होंगे, एक होगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज और दूसरा होगा हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसको भी समझना गाइस बहुत आसान है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा वाला क्लॉज होगा एंड सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा वाला क्लॉज होगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे कि व्हेन ही एंटर्ड द रूम आई वाज स्टडी। देखिएगा यहाँ पे जो व्हेन है ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन गाइस हमें सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज अगर इसमें ढूंढना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें कंजक्शन को देखना है कि कंजक्शन ये जो व्हेन है ये हमारा एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। गाइस जिस भी सेंटेंस के आगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा वो वाला सेंटेंस हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। देखिए इस सेंटेंस के आगे ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसीलिए ये वाला जो सेंटेंस होगा हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, और जो बचा हुआ दूसरा है सेंटेंस ये हमारा प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज होगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। जिस भी सेंटेंस के आगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो सेंटेंस हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, एंड जो दूसरा वाला सेंटेंस बचा हुआ होगा वो हमारा प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज होगा। आप इसको नाम से ही समझ सकते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो होता है जिसके आगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाए, एंड जो बचा हुआ है दूसरा वाला सेंटेंस ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। दूसरी बात गाइस यहाँ पे क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है इसीलिए ये जो सेंटेंस है पूरा ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरी बात गाइस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एंड कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंस यही होता है। देखिए व्हेन ही एंटर्ड द रूम, अगर आप इसको इतना पढ़ेंगे तो आप इसका कुछ सेंस नहीं निकाल पाएंगे कि वह कमरे में, कि उसने कमरे में प्रवेश किया। ओके गाइस इसमें इसका तो सेंस निकल रहा है कि हाँ आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, लेकिन अगर आप अकेले इतने को पढ़ेंगे तो आपको सेंस निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जब मैंने कमरे में प्रवेश किया। तो गाइस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक क्लॉज का अर्थ तो निकलता है लेकिन दूसरे क्लॉज का अर्थ पूरी तरह से नहीं निकलता है। सेंटेंस का अर्थ जानने के लिए हमें उस पूरे सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है, लेकिन गाइस कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड सेंटेंस में जैसे कि अभी मैंने लिखा था कि द चाइल्ड इज हंग्री सो ही वॉज क्राइंग, तो उसमें जो दोनों क्लॉज थे उन दोनों का मीन्स निकल रहा था। कंजक्शन के आगे वाला जो क्लॉज था उसका भी मीन्स निकल रहा था, एंड कंजक्शन के जो पीछे वाला क्लॉज था उसका भी मीन्स निकल रहा था। गाइस कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यही डिफरेंस होता है कि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉज का मीन्स निकलता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें एक का तो मीन्स निकलता है लेकिन एक का मीन्स निकलता है दूसरे का मीन्स नहीं निकल पाता, हम पूरा मीन्स नहीं निकाल सकते। लेकिन गाइस ऐसे जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ही ऐसा हो, कभी कभार क्या होता है कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों का ही मीन्स निकल जाता है।
यहाँ पर आप इतना समझिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो एलिमेंट होते हैं। पहला तो प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज होता है, दूसरा हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो होगा जिसके आगे हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा होगा, एंड प्रिंसिपल या मेन क्लॉज वो होगा जो दूसरा वाला होगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को छोड़ के जो हमारा बचा हुआ क्लॉज है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। गाइस अब मैं कुछ सेंटेंसेस से भी आपको बताती हूँ प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज के बारे में। जैसे मैं लिखूँ, द पेशेंट had died before the doctor came. I reached the platform after the train had left. एक और अगर मैं सेंटेंस लिखूं, as the sun rose, the birds started chirping. गाइस इन सेंटेंस में भी आप देखिए, बिफोर ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, आफ्टर भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, एंड एज भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। यानी कि जो तीनों सेंटेंस हैं हमारे, ये तीनों हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। इसमें गाइस अगर बात आती है, हमें ढूंढना है प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है एंड मेन क्लॉज कौन सा है। तो बिफोर क्या है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जिस भी क्लॉज के आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा वो वाला क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, एंड जो दूसरा बचा हुआ क्लॉज होगा हमारा यानी कि ये वाला, ये हमारा प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज होगा। इसी तरह से गाइस ये वाला सेंटेंस है, आफ्टर हमारे यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जिस भी सेंटेंस के आगे या फिर जिस भी क्लॉज के आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, एंड इसमें भी ये जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। इस वाले सेंटेंस में गाइस आप देखिए, ये जो एज है ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मैंने आपको बताया था जब इसके एग्जांपल दिए थे। तो ये जो द सन रोज है इसके आगे लगा हुआ है एज, सॉरी इसके आगे लगा हुआ एज, और एज है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसीलिए ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एंड जो बचा हुआ दूसरा क्लॉज होता है ये हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज। गाइस अभी आपको ज़्यादा इस चीज़ में नहीं घुसना है कि कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। गाइस आपके सिलेबस में भी आगे ही है, ट्रांसफॉर्मेशन जानेंगे तब हम उसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर गाइस केवल आप प्राइमरी इंफॉर्मेशन के रूप में कंजक्शन को लीजिए कि कंजक्शन क्या होता है। वो दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, या फिर दो क्लॉज को जोड़ेगा। दूसरी बात, कंजक्शन अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो वो सेंटेंस कभी भी हमारा सिंपल नहीं रहता है। सिंपल सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि एक सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक वर्ब होती है, लेकिन कभी कभार गाइस क्या होता है, हमें सेंटेंस दिया जाता है उसमें एक सब्जेक्ट एंड एक ही वर्ब होगी, लेकिन अगर उस सेंटेंस में कंजक्शन आ जाता है तो वो फिर हमारा सेंटेंस सिंपल नहीं रहता है। तीसरी बात गाइस, जो कंजक्शन होते हैं वो हमारे मेन तो टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में गाइस दोनों क्लॉज होते हैं उनका मीन्स निकलता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें जो एक क्लॉज होगा उसका तो मीन्स निकलेगा, लेकिन जो दूसरा वाला क्लॉज होगा उसका मीन्स हम पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में गाइस दो एलिमेंट्स होते हैं, पहला तो होता है प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसके पहले आएगा, और जो बचा हुआ दूसरा क्लॉज है वो हमारा प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज कहलाएगा। इतनी ही बातों गाइस आपको हमेशा याद रखना है। अभी हम केवल प्राइमरी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सभी का, इसीलिए आपको इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। कंजक्शन को आपने जान लिया वो क्या होता है, बस इतना ही का।
बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। गाइस, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, हालांकि इनके नाम आपको एक जैसे लग रहे होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि इंटरजेक्शन जो है कंजक्शन का छोटा भाई होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। इंटरजेक्शन एक अलग चीज़ होती है एंड कंजक्शन एक अलग चीज़ होती है। इनकी शायद नाम में थोड़ी समानता आपको दिख सकती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस a sudden feeling of joy, sorrow, wonder, disgust। गाइस, डिस्गस्ट मीन्स होता है घृणा करना, सैडनेस एक्सेट्रा इस कारण इंटरजेक्शन। गाइस, इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो कि अचानक से हमारी खुशी को, हमारे दुख को, हमारे आश्चर्य को, हमारी घृणा को, या फिर हमारी दुखी या फिर हमारी सैडनेस को एक्सप्रेस करता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। गाइस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं, अलास she is no more, अलास हाय वह नहीं रही। तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें हम अपना दुख एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए गाइस ये हमारा इंटरजेक्शन है। जब भी गाइस सेंटेंस में अपने दुख को एक्सप्रेस करें, अपने आश्चर्य को एक्सप्रेस करें, तो वो जो वर्ड होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे गाइस, अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, ओ आई समवन पिक्ड माय पॉकेट। इस सेंटेंस में भी गाइस आप देखिए, ओह समवन पिक्ड माय पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली। इसमें हम क्या कर रहे हैं, या तो हम वंडर यानी कि आश्चर्य महसूस कर रहे हैं, या फिर हम सैड यानी कि दुख महसूस कर रहे हैं। वंडर हमें तब हो सकता है कि अगर किसी ने आपकी जेब काट ली, उसमें अगर कम रुपए हैं तो आपको वंडर हो सकता है, लेकिन अगर उसमें एक हैंडसम अमाउंट है तो आपको वहाँ पे दुख होगा। तो गाइस, जब हम ये सारे एक्सप्रेशन करते हैं, ये इन सबको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल गाइस अगर मैं आपको दूं, इसमें आहा आ सकता है, इसमें बिंगो भी आ सकता है, बिंगो टेढ़े मेढ़े शायद आपने खाए होंगे। इसमें यिप्पी भी आ सकता है। यिप्पी गाइस हमें सेलिब्रेशन शो करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा यिप्पी नूडल्स खाते हैं। तो गाइस, जब हमें किसी चीज़ का बहुत अच्छा लगता है, हमें कोई सेलिब्रेशन मनाना होता है, तो हम उसको यिप्पी बोलते हैं। ये भी आपने सुना होगा, इसका मतलब यस से होता है। हम उप्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है मेकिंग अ मिस्टेक। इसके अलावा गाइस ओ हो सकता है, हमारा ओ हो सकता है, गस भी हो सकता है गाइस। तो गाइस, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जो हम, जब हमें अचानक से अपनी कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है तब हम बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स गाइस हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं। जब भी हमें अचानक से अपना दुख एक्सप्रेस करना हो, अपनी सैडनेस एक्सप्रेस करनी हो, वंडर एक्सप्रेस करना हो, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना हो, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना हो, तब हम इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इनमें भी गर्ल्स हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें केवल उतना ही स्टडी करना है जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज हमारे सारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो गए हैं ख़त्म। ये हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था इंटरजेक्शन। इसके बाद गाइस अब हम आगे से अपनी टेंस की शुरुआत करेंगे।
आपको गाइस इन सारी चीज़ों से मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा गाइस। इसीलिए अब गाइस मैंने ये सब आपको क्यों पढ़ाया, इसीलिए तो पढ़ाया जब हम टेंस पढ़ाए तो मुझे ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इसमें हमारा नाउन क्या है। इसीलिए गाइस हमने इन सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को पढ़ा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा गाइस। आगे हम टेंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।